Salutations, my dear young intellectuals. This is Harshi, your science buddy. Today we are continuing chapter number 8, reproduction in plants. So we all know reproduction is the characteristics of a living organism through which they reproduce the young ones of their own kind. So under this lesson, the topics that we are going to cover: modes of reproduction, asexual reproduction in plants, sexual reproduction in plants, and dispersal of seeds, right? So before starting the chapter, this is the warm-up exercise in which we have to label the parts of the flower in this picture. So children, I have labeled the parts of this flower. First is sepal. Sepal is this green part. It gives support to the flower. Next is this part you are able to see. This is ovule. These red color, these are petals. And this yellow part is known as anther. This is stigma. This part is style. This green part is ovary. And this green one is the pedicel or stalk, right? So these are the different parts of the flower. We will discuss about these parts and their function in this chapter. So children, let's begin with the chapter introduction. A multitude of plants grace our surroundings, flourishing in parks along roadsides and elsewhere. Among them, some reproduce through seeds, while others do so without them. So हमारे surroundings में different types of plants लगे हुए हैं, plants, trees, creepers, climbers, right? अलग अलग तरीके की varieties flowers में है, trees में है, climbers और creepers में भी है, right? So ये कुछ plants कैसे होते हैं, seeds के through grow करते हैं और कुछ बिना seeds के. तो अब हम reproduction in plants पढ़ेंगे कि plants कैसे grow होते हैं, एक plant से दूसरा plant कैसे बनता है. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे दूसरे प्रोड्यूस करना. और इसकी क्यों ज़रूरत होती है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ अर्थ से ख़त्म हो जाएगी. सो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जो पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल गैमेट की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिंगल गैमेट की ज़रूरत होती है. ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ required to form a new organism. एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है. दिस इज कॉल्ड asexual reproduction and it is further divided into 4: fragmentation, budding, spore formation and vegetative propagation. ये 4 मेथड से asexual reproduction होता है. सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की. सो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये एल्गेज में होता है, लाइक स्पायरोगायरा एंड ऑसिलेटोरिया. ऑसिलेटोरिया एंड स्पायरोगायरा, दीज आर द टाइप्स ऑफ एल्गेज. इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है. जो एल्गे है यानी स्पायरोगायरा और ऑसिलेटोरिया, ये क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वो एज अ इंडिविजुअल ग्रो करते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, राइट. सो फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये फिर से रीग्रो कर जाते हैं, राइट. सो दीज एल्गेज ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. इसी की वजह से इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, यानी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होना और फिर एक न्यू प्लांट में ग्रो होना. और ये शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, लार्ज एरिया में ग्रो हो जाती है. और एल्गे आपको जब स्टेगनेंट वाटर होता है, कहीं पानी रुका हुआ होता है, तो आप उसको देखो तो आपको दिखेगा कि एल्गे उसमें ग्रो हो रहा है, राइट. सो लेयर ऑफ एल्गे ऑन इट. सो दिस वाज द first method of asexual reproduction, fragmentation. So next is spore formation. Spore formation में क्या होता है, कुछ plants जैसे मशरूम, मोल्स, मूजेस
फर्न्स, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन मेथड क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है स्पोर्स का, स्पोर्स बनते हैं। दी स्पोर्स दे जेनरेट आर स्मॉल possessing a robust thick wall structure। ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और ये कवर किससे होते हैं, एक थिक वॉल होती है इनके ऊपर जो इनको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, राइट। जैसे ये छोटा सा स्पोर है, इसके चारों तरफ एक लेयर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, थिक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। सो एडिंग देयर एंड्योरेंस इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब क्या करती है, वो स्पोर को प्रोटेक्ट करती है। सो अपॉन द resurgence of favorable conditions including the presence of food, optimal temperature and moisture, these spores develop into new organisms। जब इनको favorable conditions मिलती हैं, warmth मिलती है, moisture मिलता है, तब क्या होते हैं, ये spores ग्रो करने लगते हैं। अदरवाइज ये हवा में घूमते रहते हैं, हवा में ही उड़ते रहते हैं इधर उधर, और दे ड्रिफ्ट इनटू द एयर, और जहाँ भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वार्मथ मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, वहाँ वो ग्रो कर जाएंगे, राइट। सो अब अगर आप ब्रेड पे देखो तो ग्रीन कलर का पैच दिखने लगता है जब वो स्पॉइल हो जाती है, राइट। सो ये किसकी वजह से होता है, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, राइट। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में अगर आप इसमें देखो ये मशरूम्स है, मशरूम्स भी इसी तरीके से ग्रो करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और अंडर साइड ऑफ अ फर्न लीफ, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है लीफ के अंदर जो स्पोर्स होते हैं। तो अब ये भी स्पोर्स, एक सिंगल स्पोर्स, जो स्पोर्स ब्रेड पे उगते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पैच है इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसको हाइफे बोलते हैं। और इसमें हाइफे में आपके ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऊपर ये स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर बहुत छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, राइट। और जब ये बस्ट होता है स्पोरेंजियम, तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो हवा के साथ इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं, और जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वहाँ वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड, दिस इज द थर्ड मेथड विच इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग होता है हमारा यीस्ट में। इसमें क्या होता है कि यीस्ट में एक छोटी सी आउटग्रोथ स्टार्ट होती है, हाइड्रा में, यीस्ट में, जैसे ये यीस्ट में है, इसमें ये कुछ एक पार्ट आउट ग्रो करने लगता है, वो बढ़ने लगता है, बढ़ता रहता है, और फाइनली ये बहुत सारे बन जाते हैं। कभी कभार ये पेरेंट के साथ अटैच रहते हैं और कभी कभार डिटैच हो जाते हैं, और फिर एज अ इंडिविजुअल ग्रो करने लगते हैं, राइट। ये हाइड्रा का है। हाइड्रा में देखो ये स्मॉल ग्रोथ हुई थी, ये धीरे धीरे करके कंप्लीट ग्रोथ हो गई, यहाँ ये अटैच है, कुछ टाइम बाद ये डिटैच हो जाएगा और एज अ इंडिविजुअल क्या होगा, एज अ इंडिविजुअल ग्रो करेगा, राइट। सो एंड कीप्स प्रोड्यूसिंग मोर बड्स, और धीरे धीरे करके फिर ये भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, इसमें भी बड की ग्रोथ होने लगेगी। यीस्ट कहाँ यूज़ होता है, यीस्ट एक तो वाइन एल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, प्लस यीस्ट का यूज़ है बेकरी आइटम्स में, केक्स, ब्रेड, पिज़्ज़ाज, इसको बनाने में, राइट। इट इज़ यूज टू मेक वाइन एंड ब्रेड। सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग आर हाइड्रा एंड कोरल पॉलिप्स। सो हाइड्रा हमने देखा, यीस्ट हमने देखा, और कोरल पॉलिप्स भी होता है, उसमें भी सेम मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, which is budding and it is a type of asexual reproduction। हमने 4 तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। asexual के अंदर हमने budding पढ़ लिया, हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ग्रोथ होना, न्यू प्लांट को ग्रो करना, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे लीव से, स्टेम से, रूट से, यानी प्लांट के ही पार्ट से एक न्यू प्लांट को ग्रो करना, वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे बाय रूट्स, हम प्लांट्स की रूट्स को ग्रो कर सकते हैं और ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है। सो बाय एडिंग टू देयर प्राइमरी रोल्स ऑफ एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स का प्राइमरी रोल क्या है? रूट्स का प्राइमरी रोल होता है
प्लांट को एंकरिंग करना, यानी कि अच्छे से सॉइल को पकड़ के रखना ताकि प्लांट सीधा खड़ा रहे। एंकरिंग मतलब एक अच्छे से स्विफ्टली वो सॉइल में स्टैंड रहे। और एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर इंस्टेंस प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, डालियाज, कैरेट, टर्निप, रेडिश प्रोपगेट बाय मल्टीप्लाइंग देयर फ्लैशी रूट्स। सो ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं और ये रूट्स से ग्रो करते हैं, जनरेटिंग न्यू प्लांट्स। सो दीज रूट्स कंटेन बड्स एंड व्हेन प्लांटेड इन द सॉइल दे गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। तो इसके अंदर छोटी छोटी इन रूट्स में कैरेट में और डालिया, स्वीट पोटैटोज, टर्निप, इन सब की रूट्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। जब हम इनको ग्रो कर देते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट तरीके का प्रोपगेशन है। पहले हमने पढ़े थे एसेक्सुअल, वो 4 तरीके के हैं। सो अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सब पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया रूट्स के बाद आता है स्टेम। सो कुछ प्लांट्स के स्टेम को हम ग्रो करते हैं जिनसे हम नया प्लांट बनाते हैं। इनके अगेन फर्दर है टाइप्स, जैसे ट्यूबर पोटैटोज होते हैं, वो ट्यूबर्स होते हैं, उसमें आई लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस ट्यूबर को ग्रो कर दोगे यानी उस पोटैटो को ग्रो कर दोगे तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब किस में होता है? बल्ब होता है अनियंस में, गार्लिक, ट्यूलिप, लिली, ट्यूबरोज, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बल्ब्स के। और बल्ब्स को ग्रो कर दोगे तो फिर से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम क्या होता है? जिंजर, टर्मरिक, बनाना आर सम मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम्स क्या होती हैं? जिसमें फूड स्टोर होता है, राइट। एक तो नॉर्मल स्टेम होती है और एक होती है मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम मीन्स फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। सो मॉडिफाइड स्टेम्स जो कि राइजोम्स बोलते हैं इनको, इसमें भी देयर बड्स प्रोड्यूस सम आउटग्रोथ विच प्रोड्यूसेस न्यू plant. Next is corms. So Gladiolus, Crocus, Colocasia are corms. Corms have many rhizomes joined together. ये बहुत सारे corms जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं which develop into a new plant. So ये vegetative propagation का part है. Next way of vegetative propagation is subaerial stems. इसमें क्या होता है? plant की stem जो होती है वो सॉइल के पास ही सॉइल के ऊपर क्या करती है, थोड़ी दूर तक चली जाती है और फिर वो प्लांट जब क्या होता है ज़मीन में उनकी रूट्स निकल आती हैं और फिर ये एज अ नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये जो एरियल रूट्स होती हैं ये क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है इस पेरेंट प्लांट से लेकर न्यूट्रिएंट कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? डॉटर प्लांट तक, राइट। सो स्टेम्स ऑफ सब प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी, मिंट, क्रिसेंथेमम, रास्पबेरी एंड ग्रास ग्रो हॉरिजेंटली ऑन द सॉइल सरफेस or just below it, so they never store food in them but conduct it way to a new plant until they are fully डेवलप्ड। और ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन तब तक होता रहता है जब तक ये प्लांट खुद फूड बनाने लायक ना हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज बाय लीव्स। सो लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया कैन मल्टीप्लाई बाय द बड्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। अब लीव्स के ऊपर भी छोटे छोटे मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइलम है प्लांट, बिगोनिया प्लांट है, इसकी लीव्स में छोटी छोटी बर्ड्स होती है और फिर उनसे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। व्हेन दीज बर्ड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट सॉइल दे ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। तो ये हमने प्रोपगेशन पढ़े, क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल मेथड्स में हमने 4 प्रोपगेशन पढ़े हैं, फर्मेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हमने फर्दर और सब डिविजन्स इसके पढ़े हैं, लीव से, स्टेम से, रूट्स से कैसे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं और फिर रूट्स में भी स्टेम्स में भी सब स्टेम्स पार्ट्स पढ़े। इसके अलावा हमने बडिंग फॉर्मेशन भी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कुछ आर्टिफिशियली जो हम ग्रो कराते हैं प्लांट्स को, उसमें मेथड है कटिंग।
कटिंग क्या होता है कि हम कट करते हैं प्लांट्स के पार्ट को और ग्रो करते हैं, राइट। अब जैसे शुगर केन है, बोगनवेलिया है, रोज़ है, ग्रेप्स है, इन प्लांट्स की क्या करते हैं हम कटिंग लगा देते हैं, कटिंग दूसरी कटिंग काटते हैं जिसमें बड्स हो, राइट। सो कटिंग काटने के बाद जब हम इसको ग्रो करते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सो अ हेल्दी ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग लीफ बड्स इज कट ऑफ and planted into the moist soil. After some times when conditions are favorable, the branch develop into a new plant. दूसरा मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, ये मेन एक प्लांट होता है, ये ज़्यादातर ग्राफ्टिंग यानी कि कुछ एक प्लांट में एक तरीके की क्वालिटी है, दूसरे प्लांट में दूसरी तरीके की क्वालिटी है, उन दोनों क्वालिटीज़ को अगर हम एक प्लांट में मर्ज करना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग का मेथड होता है। दिस इज़ वेरी कॉमन मेथड यूज टू ग्रो प्लांट्स ऑफ रोज, मैंगो, एप्पल, पियर, गुआवा एंड मैनी अदर फ्रूट्स प्लांट्स ऑफ डेवलपिंग न्यू वैरायटीज बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट। इसमें क्या होता है, small part of one plant which is known as sign is inserted into the stem or root stem of another plant fixed into the soil. So ये stalk बोलते हैं इसको। ये stalk जो है जिसमें हम दूसरे प्लांट का पार्ट फिक्स कर रहे हैं उसको हम, इस पार्ट को हम स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक कहाँ ग्रो है, स्टॉक ऑलरेडी सॉइल में लगा हुआ है, और ये सेकेंड पार्ट जो साइन है उसको हमने इसके बीच में फिक्स कर दिया, और फिक्स करके इसको हम टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, राइट। सो द पार्ट ऑफ अनदर प्लांट विच इज फिक्स्ड इनटू द सॉइल एंड विच साइन इज इंसर्टेड, दिस इज नोन एज स्टॉक, राइट। सो जो सॉइल में है, जिस पार्ट में हम साइन इंसर्ट कर रहे हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। द साइन एंड स्टॉक आर देन फर्मली टाइड टुगेदर। After some days their tissues join with each other and develop a new variety of plant. तो इस तरीके से हम न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, और हॉर्टिकल्चरिस्ट इस तरीके से नए नए तरीके की क्या होते हैं, नए तरीके के प्लांट्स विद डिफरेंट क्वालिटीज़ उनको ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट की ब्रांच को धीरे धीरे इसको बेंड कर दिया जाता है, बेंड करके इसको सॉइल में ग्रो कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होती है, स्टेम्स ग्रो होने लगती हैं, स्टेम्स ग्रो होती है और फिर इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है तो वो एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। सो इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स सच एज जैस्मिन, ग्रेप वाइन, चेरी, बोगनविलिया एंड अदर्स, the technique of artificial vegetative propagation is employed. A youthful branch is gently bent towards the ground, right? एक youthful यानी जो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रांच नहीं है, जो आराम से बेंड हो जाए, उस ब्रांच को हमने क्या करना है, धीरे से ग्राउंड की साइड में बेंड करना है, एनवलप्ड विद डैम्प सॉइल, और उसको इस तरीके से सॉइल में क्या करना है, दबा देना है। The covered section in the contact with soil generate new roots. Subsequently, the branch is detached from the original plant and permitted to mature into a distinct plant. और ये method को हम बोलते हैं layering, right? So this is the layering method. Next method is tissue culture. ये हम बात कर रहे हैं जो हम laboratories में या manually हम ग्रो कराते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स है, राइट। सो सम प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, क्रिसेंथेमम एंड एस्पैरागस कैन बी ग्रोन बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं, अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम अ प्लांट एंड केप्ट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। किसी एक न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको टिश्यू को, प्लांट का एक टिश्यू कट किया, उसको रख दिया, और इस टिश्यू को बोलते हैं कैलस। द स्मॉल पीस ऑफ दिस कैलस आर केप्ट इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यानी उसको जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब दिए जाते हैं, और फिर वो टिश्यू क्या करता है, धीरे धीरे एक नए प्लांट में ग्रो होने लगता है। आफ्टर एडिक्वेट ग्रो दीज प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर्ड इनटू द मॉइस्ट सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। तो ये हम इस तरीके से जब नया प्लांट ग्रोथ हो जाता है, जब वो इतना हो जाता है कि हम उसको डिस्प्लेस कर पाएँ, तो फिर हम उसको वहाँ से निकाल कर क्या करते हैं, सॉइल में प्लांट कर देते हैं। सो टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर रैपिड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एज वेल एज फॉर प्रोपगेशन ऑफ डिजीज फ्री एंड पेस्ट फ्री प्लांट्स। सो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन।
ये टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि डिजीज फ्री प्लांट्स ग्रो होते हैं इससे, और क्या होते हैं, पेस्ट फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर प्लांट्स, बिल्कुल सेम कॉपीज होती है। अ यूजफुल मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, तो ये उन स्पीशीज़ के लिए अच्छा होता है जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं उनको इस मेथड से, यानी आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज मेथड से ग्रो कराया जाता है। क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, और इन आर्टिफिशियल मेथड से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर मेथड कैन बी डन एट एनी टाइम इन द ईयर, सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, कभी भी हम आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हैं। न्यू वैरायटीज विद डिजायर क्वांटिटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, राइट। सो ये एडवांटेजेस हैं। अब सेकेंड पार्ट है प्रोपगेशन का, विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी एसेक्सुअल पढ़ा, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दोनों पेरेंट की ज़रूरत होती है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होती है, और तब रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि सबसे पहला आता है कैलिक्स और सेपल्स। सो कैलिक्स और सेपल्स कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है फ्लावर का जो बर्ड्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। ये सेपल है ग्रीन कलर का, तो ये सेपल जो है ये प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को। दिस इज कॉल्ड कैलिक्स एंड सेपल, कैलिक्स और सेपल, राइट। ये 4 वॉल्स होते हैं। 4 वॉल्स मीन्स 4 लेयर, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। कैलिक्स और सेपल फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लावर है। नेक्स्ट वॉल है कोरोला। कोरोला मीन्स पेटल्स, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स की होती है, सो दैट ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। सो नेक्स्ट इज कोरोला और पेटल्स, ये है पेटल जो कि कलरफुल पार्ट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है। नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम और स्टेमन। एंड्रोशियम क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर होता है। इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसमें एंथर होते हैं और एक लंबा स्टॉक होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, उसके ऊपर एंथर होता है, और एंथर के बीच में पॉलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। सो दिस इज दिस येलो पोर्शन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्टेमन, और स्टेमन विच इज ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, दिस इज कॉल्ड एंथर। और एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर पॉलन सैक्स हैं, उन पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन फिल्ड है, और ये फिलामेंट है, राइट। ये लंबा वाला फिलामेंट है। सो कलेक्टिवली इसको हम स्टेमन बोलते हैं, और स्टेमन है मेल गैमेट। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, और इसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, राइट। आई विल शो यू, दिस इज पिस्टल और गाइनोशियम। इसमें सबसे ऊपर का पार्ट होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे ये स्वोलन पार्ट है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, राइट। सो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। साइंस फैक्ट्स, sepals and petals are non-essential whorl as they are not directly involved in reproduction. ये जो 2 whorl हैं, sepals और corolla, और you can say sepals और petals, तो ये reproduction में help नहीं करते हैं ये, लेकिन ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, राइट। और मेन पार्ट जो है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं वो है स्टेमन और गाइनोशियम, राइट। सो स्टेमन एंड गाइनोशियम मेन है। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखते हैं हम।
दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें से कि सारे 4 whorls प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स सेपल प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है। अब एंथ्रोशियम और गाइनोशियम में से एक ही प्रेजेंट होगा, राइट। सो दीज फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ईदर स्टेमेंस और पिस्टल, इंडिकेटिंग दैट एब्सेंस ऑफ ऑल 4 whorls, यानी चारों whorls प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट होते हैं। पेटल्स प्रेजेंट होंगे, सेपल्स प्रेजेंट होंगे। अब मेल और फीमेल गैमेट में से 1 चीज प्रेजेंट होगी, या तो स्टेमेन और पिस्टल प्रेजेंट होगा या फिर आपका गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, राइट। सो मेनली सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम जिसको स्टेमेंस बोलते हैं, और गाइनोशियम जो कि पिस्टल्स है, इन दोनों में से एक प्रेजेंट होता है, या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा। सो दे आर ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स। For instance, the flower of plants such as sunflower, castor, papaya, cucumber, bottle gourd and bitter gourd, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम कंप्लीट फ्लावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें all 4 whorls are present, means sepals, petals और गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, इसलिए इनको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। जैसे कि ये कंप्लीट फ्लावर है, इसमें पहला वर्ड हो गया सेपल का, दूसरा हो गया पेटल्स का, तीसरा हो गया आपका एंथर और स्टेमेन, फिलामेंट जिसको हम कलेक्टिवली स्टेमेन बोलते हैं, और इधर है हो गया फीमेल गैमेट विच इज पिस्टल। पिस्टल में कितने पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस इज कंप्लीट फ्लावर, क्योंकि इसमें 4 whorls प्रेजेंट हैं। ये एक्टिविटी है जिसमें हमने स्टेमेन और पिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखा है। सो दिस इज एंथर जिसमें पोलन सैक्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं, और ये लॉन्ग फिलामेंट है। यहाँ पर ये अपर पार्ट स्टिग्मा है, देन फिर ये लॉन्ग ट्यूब है, इसको स्टाइल बोलते हैं। ये ओव्यूल है, ओव्यूल इसके अंदर है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है द एंथर्स ग्रो एंड मैच्योर, दे बस्ट ओपन एंड रिलीज पोलन ग्रेन्स। तो अब क्या होता है कि जब एंथर क्या होता है, बस्ट होता है, बस्ट होगा, बस्ट होने से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स हवा में फैल जाएंगे, राइट। सो पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट्स है। सो दीज पोलन ग्रेन्स आर देन कैरिड टू द स्टिग्मा। अब ये पोलन ग्रेन्स को कहाँ आना जरूरी है, स्टिग्मा पर, यानी फीमेल गैमेट विच इज स्टिग्मा, वहाँ पर आना ज़रूरी है, टू ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम टाइप बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड और वाटर। अब प्लांट्स अपने आप तो इधर उधर मूव नहीं करते हैं, तो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी पॉलन ग्रेन्स किस किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या तो इंसेक्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर बर्ड्स करती हैं, विंड और हवा, हवा बहुत तेज़ी से आती है तो पॉलन ग्रेन्स उड़ जाते हैं, पानी आया, पानी की हेल्प से, जो पानी में प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके वाटर हेल्प करता है उनके पॉलन ग्रेन्स को मूवमेंट में। इसके अलावा बर्ड्स आती है, इंसेक्ट्स आते हैं जो नेक्टर सक करने के लिए आते हैं, उनके पैरों से क्या होता है, उनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, और फिर जब वो दूसरे प्लांट पर दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स वहीं छूट जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। Insect and birds visit flowers to collect nectar. While collecting nectar from a flower, some pollen grains stick to their wings and legs and transfer to another flower on which they sit. So इससे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है, पहला होता है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ एक, यानी कि ये कंप्लीट फ्लावर्स में होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि एक प्लांट के एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के
फ्लावर तक, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना, बट वो सेम, अगर रोज है तो लेट्स से रोज तक ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि बोगनवेलिया तक चला जाए, राइट। तो सेम टाइप का प्लांट होना ज़रूरी है, उसके दूसरे प्लांट के फ्लावर्स तक पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। So self-pollination, we all know that the transfer of pollen grains from the anther of to the stigma of the same flower or to the stigma of another flower on the same plant, this is known as self-pollination। और ये किस किस में होता है, पी, राइस, व्हीट एक्सेट्रा में सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि ये कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एज आई टोल्ड यू कि प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, सो दे नीड सम मीडियम। कैसे वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो तो ज़मीन में होते हैं, सॉइल में होते तो मूव नहीं कर पाते, सो दे नीड सम मीडियम्स, जैसे कि इंसेक्ट, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। तो ये मीडियम है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन क्या था, पॉलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट यानी पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंचना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करते हैं। सो पॉलिनेशन में सबसे पहला रोल है इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो इंसेक्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, particularly which are large, vibrant और arranged in clusters। सो ऐसे फ्लावर्स में ज़्यादा होता है जो क्लस्टर्स में यानी एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, राइट, मेकिंग देम इजीली नोटिसेबल। तो इंसेक्ट ऐसे फ्लावर पे, छोटे छोटे फ्लावर पे इंसेक्ट को जैसे नहीं पता चल पाता, तो जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और जो क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं वो इजीली कौन नोटिस कर लेता है, इंसेक्ट्स उनको इजीली नोटिस कर लेते हैं। सो दीज फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन। फ्लावर्स क्या करते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस होती है, किस लिए, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। वाइब्रेंट कलर के होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है, अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड ऑफर नेक्टर एज सोर्स ऑफ फूड। दूसरा, पहला होता है कि ब्राइट कलर्स होते हैं, दूसरा होता है कि फ्रेग्रेंस होती है, और तीसरा होता है नेक्टर होता है। नेक्टर होने की वजह से क्या होता है, कुछ इंसेक्ट अपना फूड के लिए नेक्टर को सक करते हैं। द पॉलन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स टेंड टू बी स्टिकी और स्पाइनी। तो कैसे होते हैं फ्लावर्स, किस तरीके के होते हैं, स्टिकी भी होते हैं, स्पाइंस भी होते हैं, अडेयरिंग टू द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट, ताकि क्या होता है, बॉडी की मतलब इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। द स्टिग्मा ऑफ दीज फ्लावर्स इज टिपिकली स्टिक, फ्लैट और क्लब शेप्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट इंक्लूड चाइना रोज, पिटूनिया, साल्विया, पी, सनफ्लावर एंड अदर्स। सो मेनली इस तरीके के प्लांट्स में जहाँ इंसेक्ट पॉलिनेशन है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर्स होती है, पेटल्स थोड़ी बड़ी होती है, या क्लस्टर्स में होते हैं ताकि इंसेक्ट की नोटिस में आए, फ्रेग्रेंस होती है, नेक्टर होता है ताकि इंसेक्ट आए, और बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ताकि वो बॉडी से चिपक जाते हैं इंसेक्ट की और इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज विंड पॉलिनेशन। हवा एज अ एजेंट पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करती है। द फ्लावर्स दैट रिले ऑन विंड फॉर पॉलिनेशन आर टिपिकली स्मॉल, lacking bright colors and often green. Unlike insect pollinated flower, these flowers do not produce fragrance or nectar. So ये बहुत ज़्यादा bright colors नहीं होते हैं, नेक्टर नहीं होता है, फ्रेग्रेंस नहीं होता है, क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को तो अट्रैक्ट करना नहीं होता, ये हवा की वजह से होते हैं। सो दे फीचर लॉन्ग एंड प्रोट्रूडिंग स्टेमेंस। ये विंड पॉलिनेशन में इसमें क्या होते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग और प्रोट्रूडिंग स्टेमेंस, फैसिलिटेटिंग द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू एयर। ये लंबे लंबे होते हैं ताकि जब हवा आती है तो आराम से पॉलन ग्रेन हवा के साथ इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। सो द स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर इलोंगेटेड एंड एक्सपोज टू द एयर। एग्जाम्पल ऑफ सच फ्लावर्स इंक्लूड व्हीट, मेज, paddy and others. These are some examples of wind pollination as a carrier. तो इसमें लॉन्ग एंथर्स होते हैं, लॉन्ग स्टेमन होते हैं, ताकि बहुत आराम से पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, हवा के साथ
शिफ्ट हो पाए। नेक्स्ट एजेंट है वाटर पॉलिनेशन। तो बेसिकली ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। इसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो अपने पॉलन ग्रेन्स वाटर की हेल्प से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। सो करंट ऑफ अदर फ्लावर्स, वाटर पॉलिनेशन इज कॉमन इन सी ग्रासेस एट वेलेस्नेरिया, राइट। सो ये इन प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब पॉलिनेशन देख लिया हमने, फ्लावर भी पढ़ लिया। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच गए हैं। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मन, पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, स्टिग्मा पर आ गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सक्सेसफुल पॉलिनेशन इज सक्सीडेड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। द पॉलन ग्रेन, these are known as male gametes, upon landing on the adhering of stigma initiate germination। उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब ये क्या है, ये दोबारा से फ्लावर का पिक्चर दिया है, डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं। जैसे नीचे वाला पार्ट है सेपल, उसके बाद ये वाला पार्ट है पेटल्स। इसके अलावा स्टेमन है जो कि मेल गैमेट है। स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ये एंथर है, ये फिलामेंट, और कलेक्टिवली इसको स्टेमन बोलते हैं। और जब ये बस्ट होते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स इस तरीके के येलो कलर के होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो ये स्टिग्मा होता है और ये ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है, और इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको स्टाइल बोलते हैं। इसके अलावा ये ओवरी है, ओवरी, एंड इसके अंदर होते हैं ओव्यूल। अब क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं, पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर आते हैं तो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, राइट। सो जर्मिनेशन में क्या होता है, इट बिगिंस डेवलपिंग अ पॉलन ट्यूब दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड इनटू द स्टाइल। सो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगे तो एक पॉलन ट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाएगी स्टाइल के अंदर, राइट। स्टाइल में एक पॉलन ट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाती है और उस पॉलन ट्यूब की हेल्प से क्या होता है, कैरिंग द मेल गैमेट्स एंटर इनटू द ओव्यूल कंटेनिंग द फीमेल गैमेट और एग। जो पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेट है, ओव्यूल जो है ये फीमेल गैमेट है, और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। सो अब क्या होगा, ओव्यूल कंटेनिंग फीमेल गैमेट और एग, द फ्यूजन ऑफ दीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जायगॉट। सो जायगॉट कब बनेगा, सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए, स्टिग्मा पर जैसे ही पॉलन ग्रेन आएंगे तो पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी। पॉलन ट्यूब डेवलप होने के बाद पॉलन ग्रेन्स अंदर आ जाएंगे ओवरी में, और वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट्स हैं ओव्यूल। तो जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, जायगॉट फॉर्मेशन होगा। दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल एग सेल इन ओवरी, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूजन को या जायगॉट फॉर्मेशन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सब्सिक्वेंटली अदर फ्लोरल components such as sepal, petals and stamens wither away. At times the style and stigma may also detach, leaving only the ovary remaining after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ ओवरी बचती है, बाकी सारे पार्ट जो है फ्लावर के वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, राइट। सो टेक अ कंप्लीट फ्लावर लाइक रोज और चाइना रोज यानी गुड़हल और हिबिस्कस। Run the tip of your finger on the stamen, you will see a yellow powder on your fingertip. So these are pollen grains, right? So यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या हुआ, जब स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन अंदर आया पॉलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ। सो जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एग न्यूक्लियस और पोलर जायगॉट फॉर्मेशन होगा, राइट। ये फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगॉट फॉर्मेशन हुआ। जायगॉट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और उसके बाद एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सीड फॉर्मेशन। सीड कैसे बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगॉट ग्रोज टू बिकम एन एम्ब्रियो। सो अब क्या हुआ,
ओव्यूल्स का और पॉलन ग्रेन्स का फ्यूजन हुआ, क्या बना, जायगोट हुआ, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जब आगे ग्रोथ हुई तो ये बन गया एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीड while the surrounding ovary develops into a fruit। अब ओव्यूल जो था, जो फर्टिलाइजेशन के बाद वो बन जाते हैं सीड्स, और ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ प्लूम्यूल, रेडिकल एंड एम्ब्रियोनिक एक्सेस टू विच टू फ्लेशी कॉटलीडोन्स आर अटैच्ड। सो कॉटलीडोन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब क्या होता है, ये एक नॉर्मल सीड है, राइट। सीड्स में कॉटलीडोन्स क्या होते हैं, लाइक आपने एक राजमा का सीड लिया, किडनी बीन, सो आप देखोगे इस तरीके से होते हैं। सो ये और ये कॉटलीडोन्स होते हैं, दो कॉटलीडोन्स जॉइंट हो जाते हैं, राइट। सो ये कॉटलीडोन्स होते हैं, ये सीड ऑफ अ बीन है, कोई भी आप ले लो। और पोजीशन ऑफ रेडिकल जिसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, और एक हाइलम होता है, एक टेस्टा है। अभी बता दें, ये रेडिकल कॉटलीडोन्स पहले बात करते हैं, ये कॉटलीडोन्स हैं, ये दो सीड बीन में ये दो कॉटलीडोन्स होते हैं, ये दो कॉटलीडोन्स अटैच होते हैं और एक लाइन होती है, राइट। सो सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट बाय अ स्टॉक। सीड्स किससे अटैच होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना जिससे अटैच रहते हैं, वरना नीचे ना गिर जाते। सो सीड्स जो अटैच रहते हैं उसको वो स्टॉक से अटैच होते हैं, और स्टॉक ऑन मैच्योरिटी बिकम्स डिटैच एंड लीव्स एज अ स्कार कॉल्ड हाइलम। सो ये जो हाइलम बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है, अगर आप किडनी बीन को देखोगे तो उसके कॉर्नर पे जो बीच में एक मिडिल लाइन आती है जहाँ पर दो कॉटलीडोन्स जॉइंट होते हैं, वहाँ मिडिल में एक छोटा सा वाइट कलर का पॉइंट होता है। इस पॉइंट से स्टॉक से अटैच रहता है सीड, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये डिटैच हो जाता है और ये मार्किंग वहाँ रह जाती है, उस मार्किंग को हम हाइलम कहते हैं, राइट। सो सीड्स आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड सीड कोट, राइट। इसके ऊपर ये ब्राउन कलर की जो लेयर दिख रही है, ये कोटिंग है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है। The plumule develop into the shoot system, whereas radicle grow as the root system. So अब अगर दो कॉटलीडॉन में बात करें, अंदर एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। सो रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है रूट सिस्टम में। जब हम जर्मिनेट करते हैं सीड को तो रेडिकल कन्वर्ट्स इनटू रूट सिस्टम, जो कि सॉइल के नीचे, जो नीचे की तरफ ग्रो करता है, सॉइल में नीचे चला जाता है। और शूट सिस्टम ग्रो होता है किससे, प्लूम्यूल से। व्हेन अ सीड गेट्स सूटेबल टेम्परेचर, एयर एंड वाटर, इट जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो पहले ये सीड है, इसको हमने सॉइल में बरी किया, थोड़ा पानी देते रहे और सनलाइट भी मिल रही है, एयर भी मिल रही है, सब मिल रहा है। सो धीरे धीरे करके क्या होगा, छोटा सा रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडिकल से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, रूट्स निकलती जाती हैं जो नीचे सॉइल में जाती रहती है। वाटर सॉइल में जाएंगी तो क्या करेंगी, एंकरिंग देंगी, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेंगी। इसके अलावा जो प्लूम्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लूम्यूल कन्वर्ट होगा शूट में। अब शूट में क्या होगा, पहले धीरे धीरे सीड की कोटिंग उतरेगी, सीड के ऊपर जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो अलग हो जाएगी। वो अलग होने से अब रूट नीचे चली गई, रेडिकल का पार्ट ग्रो करके रूट में कन्वर्ट हो गया, रूट सॉइल में आ गई, और जो ऊपर का पार्ट है जो कि प्लूम्यूल था वो शूट में कन्वर्ट हुआ, और धीरे धीरे शूट प्लांट में ग्रो होने लगा, ब्रांचेस बनेंगी धीरे धीरे करके, लीव्स बनेंगी। और वो फूड कहाँ से लेगा, जब तक वो रूट्स उसकी डेवलप नहीं हो जाती अच्छे से, तो सारा फूड लेता है वो, जो सीड में फूड क्या होता है, फिल्ड होता है, राइट। जो सीड में फिल्ड होता है, कॉटलीडोन्स में जो फूड होता है वो फूड स्टोर करता है, मतलब उससे प्लांट ग्रो होता है। और धीरे धीरे करके आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर ये सीड था और यहाँ पर ये गायब हो जाता है, क्योंकि पूरा फूड जो सीड में यानी उस कॉटलीडोन्स में स्टोर था वो कंज्यूम हो जाता है। और अब फाइनली रूट्स डेवलप हो गई हैं, प्लांट
जो है रूट से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है और सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट होती है. दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है? द ओवरी अंडरगोज ग्रोथ एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट. अभी तक बार बार बता चुके हैं कि जो ओवरी होती हैं, पिस्टल में जो ओवरी पार्ट होता है वो फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बनते हैं. इन एसेंस द फ्रूट इज मेच्योर एंड राइपन्ड फ्रॉम द ओवरी. टिपिकली अ फ्रूट इज स्वीट, juicy or pulpy structure that is often colored and contains seeds. Example of fleshy and juicy fruits includes mango, apple, peaches, oranges. बहुत सारे fruits हैं, juicy होते हैं, sweet in taste होते हैं. On other hand, almonds and walnuts are hard, have hard and woody shells. कुछ fruits के ऊपर shell भी होते हैं. So categorizing them as a hard foods or dry फ्रूट्स. और बहुत सारे फ्रूट्स में सिंगल सीड्स होते हैं, मैनी सीड्स होते हैं, सारे सीड्स अंदर होते हैं फ्रूट्स के, लेकिन बनाना सीडलेस होता है. एक्सेप्शन है स्ट्रॉबेरीज में सीड्स आउटसाइड होते हैं, बाकी फ्रूट्स में सीड्स इनसाइड ऑफ द फ्रूट होते हैं. कुछ में सिंगल सीड होता है, कुछ में मल्टीपल सीड्स होते हैं. Sometimes fleshy and eatable portion of fruit develops from other parts of the flower rather than ovary. Such fruits are known as false fruit. For example, apple. So apple किसका example है? false fruit का, यानी वो ovary से develop नहीं हुआ है. Next is dispersal. अभी हमने dispersal देखा था pollen grains का, pollen grains इधर से उधर कैसे move करते हैं. अब हम seeds का dispersal करेंगे. So after the production of seeds, it becomes essential for them to disperse to various locations to facilitate the growth of new plants. नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए सीड्स का डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर सारे सीड्स उसी जगह गिरते रहेंगे नीचे नीचे तो क्या होगा? बहुत सारे प्लांट्स उग जाएंगे एक ही जगह पर. तो क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, शॉर्टेज ऑफ सनलाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए डिस्पर्सल इज मस्ट. Or if all the seeds simply fall directly beneath the parent plant, there would be competition of essential resources such as food, water, minerals, light and space. Consequently, all the seeds may struggle to develop into healthy plants, or they might perish due to the lack of optimal conditions for germination. तो हो सकता है सारे प्लांट्स ग्रो ही ना हो, बहुत सारे प्लांट्स क्या हो के स्पॉइल भी हो जाएंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. To mitigate this competition, fruits and seeds employ various dispersal mechanisms to transport themselves to distant location, typically facilitated by wind, water, animals, or through their own mechanism such as fruit explosion. फ्रूट एक्सप्लॉयड होते हैं, फटते हैं और सीड डिस्पर्स होते हैं. राइट. सो ये कुछ मेथड्स हैं. इसके अलावा पानी से, हवा से, एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्सल होता है. जैसे पॉलन ग्रेन्स का होता था, पॉलन ग्रेन्स में तो इंसेक्ट और बर्ड्स इन्वॉल्व होते थे, यहाँ एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं. डिस्पर्सल बाय विंग्स. सम सीड्स हैव विंग्स which help them in their dispersal. For example, the seeds of drumstick and maple. Right. So maple और drum seeds के जो seeds होते हैं उसमें wings होते हैं. जैसे ये maple seeds के wings हैं, seeds पर wings हैं जिसकी वजह से ये हवा में बहुत आराम से उड़ पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह disperse हो जाते हैं. Next is the seeds of madar have tufts of hair. इस तरीके से tufts होते हैं hair के, that can be carried away easily by the wind. Next is fruits of some trees like shisham and cerise become flattened, flat हो जाते हैं and like to be blown away by air. फ्लैट हो जाएंगे ताकि आराम से उड़ पाएं. Some seeds are dispersed by wind by the sensor mechanism. Their fruits become perforated to release seeds by swinging in the air. Examples are seeds of loofah or tori and datura.
तो इसमें क्या होता है, ये फटता है, परफोरेट होता है और सीड्स डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स में क्या होता है, सम सीड्स आर स्वेलोड बाय द एनिमल्स एज फूड एंड एलिमिनेटेड विद देयर फीसेस। तो छोटे छोटे एनिमल्स, बर्ड्स क्या करती हैं, सीड्स को खा जाती हैं, स्वेलो कर जाती है, मतलब उसको बाइट नहीं करती, च्यू नहीं करती, सीधा स्वेलो करती है। स्वेलो करने से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो वापस फीसेस के साथ बाहर आ जाते हैं। व्हेन दीज फीसेस गेट सूटेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। द सीड्स ऑफ ज़ैंथियम and tiger nail stick to the hair of animals and are carried away by the far off places। एनिमल्स के हेयर्स के साथ स्टिक हो जाते हैं और जहाँ जहाँ एनिमल्स जाते हैं कहीं भी गिर जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। द सीड्स ऑफ कुकम्बर एंड वाटरमेलन स्टिक टू द एनिमल बॉडीज एंड डिस्पर्स टू द डिस्टेंस एरियाज। Human being eats fruits like mango, apple, orange, pear, etc. and throw their seeds. This help in the seed dispersal. Next is dispersal by water. पानी से कैसे होता है? Seeds of plants situated in coastal areas or near lakes and river banks possess the ability to float on the water, facilitating their dispersion ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे कोकोनट होता है, कोकोनट के ऊपर जो फाइबर होता है उससे वो कितने हज़ारों किलोमीटर तक दूर तक फ्लोट करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट इंक्लूड कोकोनट एंड लोटस। द फाइब्रस कवर ऑफ कोकोनट एड इन इट्स डिस्पर्सल while the spongy thalamus of the lotus contribute to its effective dispersal। तो वाटर से भी होता है डिस्पर्सल, विंड से भी होता है, एनिमल्स की हेल्प से भी होता है। वी हैव अ एक्टिविटी, कलेक्ट फ्रूट्स और सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड और वाटर फ्रॉम योर लोकेलिटी, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, राइट बिलो ईच फीचर्स एंड इनेबल देम टू गेट dispersed। So you can do this activity on your own and write down about the seeds dispersal, right children? So next is children, let's memorize and we will see the difficult words and their meaning in this. First is calyx. So calyx is the first whorl of the flower, right? So जिसको हम sepal भी बोलते हैं। Next is corolla. Corolla is the second whorl after calyx which comprises of bright color petals, right? Next is androecium. This is the third whorl which comprises the male reproductive organs, and then gynoecium which is the fourth whorl, innermost whorl, which is the female reproductive organ of a flower. So ये collectively 4 whorls होते हैं एक flower में। Next is zygote, product of fusion of male and female gametes. This is also known as fertilized एग। इसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं या फिर इसको जाइगोट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट जब थोड़ा ग्रो करेगा इट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो एंड आफ्टर दैट embryo changes into a seed. Next is reproduction in plants can be of 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. Only one parent organism is required for asexual reproduction in organisms, means without seed. Asexual reproduction in plants occur by fragmentation, spore formation, budding and vegetative propagation. और vegetative propagation में भी we had discussed 4-5 methods. So vegetative propagation in plants occur naturally by applying artificial means. Next is sexual reproduction requires both male and female gametes to produce a new organism. The transfer of pollen grains from one flower to another, which is known as pollination. The fusion of male and female gamete, it is called fertilization. A zygote formed after fertilization becomes a seed and ovary becomes a fruit after the growth and development. Seeds are dispersed by various agents such as wind, water, animals, etc. Right children? So it's time to do the exercises now. First question, darken the correct option. Yeast reproduce by, yeast कैसे reproduction करता है? Reproduce by budding.
right? So I will darken one circle for you, right? The correct option is B, right? So this is rest you all do on your own as per the answers. Next is bread mold reproduced by molding कैसे होती है, which is spore formation. स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम जो बर्स्ट होता है, स्पोर्स इधर उधर एयर में डिस्पर्स होते हैं और जब उनको प्रॉपर कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन मिलती है देन इट ग्रोज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पॉलन ग्रेन. सो द करेक्ट आंसर इज एंथर. 2 एंथर्स होते हैं फिलामेंट के ऊपर. एंथर्स आर फिल्ड विद पॉलन ग्रेन्स. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फोर्थ question is, which one of the following is not a method of vegetative propagation? Fragmentation, grafting, cutting, tissue culture. So fragmentation is not the part of vegetative propagation. Zygote is related to which method of reproduction? It is related to the sexual method of reproduction. Children, next question is fill in the blank. First fill up is temple flower is an example of bisexual flower. Second one, budding is a method of asexual reproduction found in yeast and hydra. Seeds dispersed by wind are small and light in weight. Reproduction is the process of producing young ones of one's own kind by living organism. The last one, tissue culture is also known as micropropagation. State T for true and F for the false statements. First statement, pollen grains are female gametes. So this is false, it is a male gamete. Unisexual flower contains both stamen and pistil. So this is false. Bisexual flowers में दोनों होते हैं, stamen and pistil. Third statement, flower which are pollinated by wind are small, not bright and often green. Yes, this is correct. Eyes or buds present on the tuber develop into a new plant. Again correct. Gladiolus, crocus, colocasia are tubers. This is false. These are types of combs. Next is very short answer type question. First question, name the types of asexual reproduction in plants. So fragmentation, budding, spore formation, vegetative propagation are the types of asexual reproduction. Define cross pollination. The transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower of another plant of the same type. So this is known as cross pollination. List out the artificial ways of vegetative propagation. Artificial ways of vegetative propagation includes cutting, grafting, tissue culture, layering. List of the names of some pollinating agents. So water, wind and insects. Next is, what is a zygote? So zygote is a product of fusion of male and female gametes, also called fertilized eggs. So let's proceed further. Next is short answer type questions. So children, first question, explain the method of grafting briefly. So grafting is a method where tissue of one plant called the sign are joined with the tissue of another plant known as stalk. A cut is made in both sign and stalk. Then two are joined together as the tissue heal. They fuse, allowing the sign to receive nutrients and water from the stalk. Next is, write the characteristics feature of insect pollinated flowers. So features of insect pollinated flowers includes, flowers are brightly colored, fragrant, produce nectar, have large petals and sticky pollens. Next is, write a brief note on dispersal of seeds by wind. Dispersal of seeds by wind involves lightweight seed equipped with the structures like wings, tufts of hair, enabling them to be carried a long distance by air. Examples, maple tree. Question number 4, why is reproduction important? Reproduction is important because it helps organisms continue their species. It ensures that living things can produce offspring, passing on their traits and characteristics to the next generation. Next question, name one reproductive
and one vegetative part of a plant. So reproductive part is flower and vegetative part is leaf of a plant. Question number 6. How does yeast reproduce? Yeast reproduce asexually by a process called budding, where a small daughter cell grows out from the parent cell and eventually separates to become a new yeast cell. Explain the following: cutting and layering. Cutting: a healthy branch of a plant having leaf buds is cut off and planted in a moist cell. When conditions are favorable, the branch develops into a new plant. Example: rose, grapes, etc. Layering is a method of plant propagation where a branch is gently bent towards the ground and enveloped with damp soil. The covered section in the contact with the soil generates new roots. Subsequently, the branch is detached from the original plant and permitted to mature into a distinct plant. Right? So long answer type questions are your homework. Right, children? So hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class of science. Till then, stay stimulated for the next videos. Bye, kids.